स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का नेक्स्ट वीडियो। तो जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो जो थे वो बिना फेस के थे और इसके 2-3 पार्ट्स जो है इस चैप्टर के आ चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं उसी चैप्टर का वो है हमारा लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? लीनियर मोमेंटम। अब देखो लीनियर मोमेंटम क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको समझने से पहले जो है हम लोग कुछ एग्जांपल्स जो है समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि सपोज आपके पास 2 बॉल्स हैं, ठीक है, और एक बॉल जो है वो क्या है, प्लास्टिक का है, और एक बॉल जो है वो आपका टेनिस है। ठीक है, अगर दोनों बॉल से अगर मैं आपके बॉडी को थ्रो करूं या आपके बॉडी को हिट करूं तो कौन सा वाला जो है आपको ज्यादा हिट करेगा? प्लास्टिक बॉल आपको ज्यादा हिट करेगा कि टेनिस का जो बॉल है वो ज्यादा हिट करेगा? ठीक है, मतलब 2 बॉल से एक बना हुआ है आपका किससे? प्लास्टिक से, और दूसरा जो बॉल है वो है आपका टेनिस बॉल। ठीक है, टेनिस बॉल। दोनों से अगर मैं आपको हिट करूं तो कौन सा ज्यादा आपको हिट करेगा या आपको ज्यादा दर्द किससे होगा? तो आप बोलोगे सर टेनिस बॉल वाला जो है वो क्या करेगा, हमको ज्यादा हिट करेगा। ये एक एग्जांपल हुआ। ठीक, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज हमारे पास जो है एक साइकिल का टायर है। ठीक है, एक हमारे पास है साइकिल का टायर है और एक हमारे पास जो है ट्रक या फिर जो बस है उसका टायर है। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों को जो है डंडी से मारा। ठीक है, मतलब दोनों को हमने क्या किया, धक्का दिया। समझ लीजिए स्लोपी एरिया में हमने धक्का दिया, इस तरीके से स्लोपी एरिया में हमने इसको धक्का दिया और आप दोनों के सामने खड़े हो गए। ठीक है, इस साइकिल वाले टायर के सामने भी खड़े हो गए आप, और क्या बोलते हैं इसके सामने भी जो है आप खड़े हो गए। अब आप मुझे एक बात बताइए, इन दोनों में से किस टायर को रोकने के लिए आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, या अगर आप इन दोनों के रास्ते में आते हैं तो कौन आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, साइकिल वाला टायर कि ट्रक या बस वाला टायर? तो आंसर है सर ये वाला जो है हमें क्या करेगा, ज्यादा नुकसान जो है पहुंचाएगा। ठीक है, सो पहला एग्जांपल में हमने बॉल्स का देखा। दूसरा एग्जांपल जो हमने देखा उसमें हमारे पास क्या थे, 2 जो है टायर्स थे। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक, अब इन दोनों को आप कोरिलेट करते हुए आप मुझे एक चीज बता सकते हैं कि दोनों ही एग्जांपल में कौन ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, कौन जो है ज्यादा इंपैक्ट जो है क्रिएट कर रहा है? तो आप बोलोगे सर कि पहले वाले एग्जांपल में जो टेनिस बॉल था वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, और दूसरे वाले एग्जांपल में जो बस या ट्रक जो उसका जो टायर था वो ज्यादा इंपैक्ट जो है क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला वाला जो प्लास्टिक वाले का जो बॉल का जो मास है वो क्या है, कम है, और टेनिस बॉल का मास क्या है, ज्यादा है। उसी तरीके से अगर टायर्स के केस में देखें तो जो साइकिल का जो टायर है उसका जो मास है वो थोड़ा सा कम है, जबकि ट्रक या बस वाले टायर का जो मास है वो क्या है, ज्यादा है। तो इंपैक्ट जो क्रिएट करता है ज्यादा वो डिपेंड करता है किस पर, ऑब्जेक्ट के मास पर। जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा वो उतना ही ज्यादा क्या कर सकता है, इंपैक्ट जो है क्रिएट कर सकता है। ये एग्जांपल में आपको समझ में आया होगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो एक तो हमें समझ में आया गया मास है, एक और एग्जांपल देखते हैं, या एक एक्टिविटी आपके बुक में दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको 2 बड़े बड़े जो इस तरीके से ट्रे लेना है। ठीक है, आप इस ट्रे को चाहो तो आप किससे भर सकते हो, या तो सैंड से भर सकते हो, या तो आप मिट्टी से जो है इसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों में सैंड या ट्रे में सैंड या फिर क्या बोलते हैं सॉइल, मिट्टी को भरने के पश्चात आपको ऊपर से जो है ये जो बॉल्स थे ना, इन बॉल्स को आपको इसमें क्या करना है, ड्रॉप करना है। ठीक है, एक आपका प्लास्टिक बॉल है, दूसरा आपका क्या है, टेनिस बॉल है। ठीक, इसको जब आप ड्रॉप करोगे तो ये इस पर क्या करेगा, कुछ इंपैक्ट लगाएगा, और टेनिस बॉल भी क्या करेगा, मिट्टी पर कुछ ना कुछ इंपैक्ट जो है लगाएगा। मतलब जिस जगह पर ये दोनों गिरेंगे वहां का मिट्टी या तो वहां का रेत क्या होगा, अपने आसपास के जगहों पर जो है खिसक जाएगा। होगा कि नहीं? आप इसको प्रैक्टिस करके भी देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जितना मिट्टी को हटाएगा उससे ज्यादा मिट्टी को कौन हटाएगा, टेनिस हटाएगा। उसका रीजन फिर से क्या है, मास। तो जिसका जितना ज्यादा मास होता है वो उतना ही ज्यादा क्या करता है, इंपैक्ट क्रिएट करता है। उसके बाद दूसरे बार में आपको क्या करना है, जितना हाइट पे आपने प्लास्टिक और टेनिस के बॉल को गिराया था अब उसके हाइट को आपको बढ़ा देना है। जैसे मान लीजिए
कि आपका यहाँ पर नीचे में जो है क्या है, आपका ये ट्रे रखा हुआ है जिसमें सैंड भरा हुआ है। पहले आपने इतना हाइट से बॉल्स को गिराया था, अब आपको क्या करना है, ज्यादा हाइट से आपको इस तरीके से ऊपर वाले हाइट से क्या करना है, उसको गिराना है। तो दोनों में से जो है देखो, अब यहां पर एक काम करते हैं, एक और एक्टिविटी कर लेते हैं, चलो ठीक है। एक और एक्टिविटी, या ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया, प्लास्टिक का है और टेनिस का है, कौन ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो आंसर है टेनिस वाला जो है क्या कर रहा है, ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक, अब हम लोग चौथा एग्जांपल जो लेंगे, एग्जांपल नंबर 4, इसमें फिर से हमारे पास इस तरीके से दो ट्रे रहेगा और दोनों ट्रे में आप समझ लीजिए कि सैंड से भरा हुआ है। पहले हम लोग एक प्लास्टिक और एक टेनिस बॉल को गिराते थे, अब हम लोगों के पास दोनों जगह जो है क्या है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, दोनों जगह हमारे पास क्या है, अब जो है टेनिस बॉल है। ठीक है, ये भी टेनिस बॉल है और ये भी टेनिस बॉल है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस ये है कि मैं इस वाले टेनिस बॉल को यहां से ड्रॉप करूंगा और ये वाले टेनिस बॉल को मैं यहां से ड्रॉप करूंगा। ठीक है, ये पहला टेनिस बॉल है और ये दूसरा टेनिस बॉल है। अब आप मुझे बताइए कि दोनों में से कौन जो है वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा, कौन ज्यादा सैंड को जो है हटा पाएगा। पहले तो प्लास्टिक और टेनिस का था, तो आप बड़े आराम से बता सकते थे कि सर टेनिस का मास ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट किया, सैंड को ज्यादा हटा दिया। अभी इस केस में बताओ क्या होगा, तो आंसर है इस केस में भी जो दूसरा नंबर का जो टेनिस बॉल है वो क्या करेगा, यहां पर सैंड को ज्यादा रिमूव करेगा। अब क्या रीजन है, मास तो दोनों का सेम है, तो आंसर है ये ज्यादा हाइट पर है और ये कम हाइट पर है। तो जो ज्यादा हाइट पर है वो जब नीचे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा जो है होगी। ठीक है, तो दूसरा जो इफेक्ट है जो कि इंपैक्ट को इफेक्ट करता है वो है उसका वेलोसिटी। जो ज्यादा वेलोसिटी रखेगा अपने पास वो ज्यादा इंपैक्ट जो है क्रिएट कर पाएगा। आई होप मास कैसे इंपैक्ट क्रिएट करता है वो समझ में आ गया होगा, वेलोसिटी किस तरीके से इंपैक्ट क्रिएट करता है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लेते हैं सामने दीवार है। ठीक है, एक साइकिल वाला जो है क्या कर रहा है, आ रहा है और इस दीवार को ठोका, दूसरा एक बस आ रहा है और ये बस इस दीवार को ठोका। तो आप इमेजिन करो कि कौन ज्यादा दीवार को तोड़ पाएगा। ठीक है, साइकिल वाले ज्यादा तोड़ पाएंगे क्या, नहीं, साइकिल वाले पे ये हो सकता है उसका साइकिल ही टूट जाए, लेकिन जब बस वाले इसको दीवार को ठोकेगा तो दीवार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसके पीछे का कारण क्या है कि साइकिल के पास मास भी कम है और उसके पास वेलोसिटी भी कम है, जबकि बस या ट्रक वाले के पास मास भी ज्यादा है और उसके पास वेलोसिटी भी ज्यादा है। तो मास और वेलोसिटी दोनों मिलकर ही क्या क्रिएट करते हैं, इंपैक्ट जो है क्रिएट करते हैं, और इसी इंपैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम जो है बोलते हैं। ठीक है, सो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को उसके वेलोसिटी से जब इनटू कर देते हैं ना, तो जो नई क्वांटिटी मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय P। डिनोट किससे करते हैं, P। तो P का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। यही है आपका क्या, मोमेंटम। ठीक है, अब इसका यूनिट अगर हम लोग देखते हैं तो मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, देखो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो आंसर है ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास जो होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी जो है होता है। ठीक है, आई होप आपको ये लीनियर मोमेंटम वाला बात पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। अगला टॉपिक है हमारा फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। अब आप कुछ देर के लिए ये सपोज करो कि आप किसी कार में जा रहे हो, ठीक है, और कार रास्ते में बंद हो गया और कार का जो बैटरी है वो भी क्या हो गया है, डाउन हो गया है, मतलब आपका कार का सेल्फ जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपको उसको स्टार्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप पीछे से जो है उसको धक्का मार सकते हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार बाइक हो गया या बस हो गया या ट्रक हो गया, कार हो गया, बंद हो जाता है तो बहुत सारे लोग उसको मिलकर जो है क्या करते हैं, धक्का देते हैं। तो धक्का देते हैं तो क्या होता है,
धक्का देने से क्या होता है, वो कार का मोमेंटम जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर जब हम लोग कार को धक्का देकर चालू करते हैं तो यहां पर कार को हमने कितना ताकत से धक्का लगाया वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना देर तक हमने क्या किया, कार पर जो है फोर्स लगाया, कितना देर तक हम लोग उसको ढकेलते रहे। अगर थोड़ी देर ढकेलेंगे तो चालू नहीं होगा, लेकिन अगर उसको लगातार बहुत समय तक अगर हम लोग ढकेलते रहेंगे तो कार का मोमेंटम जनरेट हो जाएगा और उस मोमेंटम के कारण उसका इंजन जो है क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। आप किसी ऑब्जेक्ट में कितना ज्यादा मोमेंटम, कितना देर तक आप लगा रहे हैं, वही क्वांटिटी आपका क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो फोर्स क्या है, मोमेंटम में चेंज करना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। और आप जितना मोमेंटम में चेंज करोगे आप उतना ही ज्यादा क्या कर सकते हो, फोर्स को जो है अप्लाई कर सकते हो। तो इसी से हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आपका क्या है, सेकेंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वो हमेशा स्टेशनरी ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा क्या रहेगा, मोशन में ही रहेगा, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे। ठीक है, उसी का सेकेंड लॉ है न्यूटन का सेकेंड लॉ, जो ये बोलता है, देखिए मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूं, द रेट ऑफ change of momentum is directly proportional to change in momentum। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहां पर मिस्टेक हो गया, सॉरी, The rate of change of momentum is directly proportional to the force होता है, to the force। मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट पर जितना ज्यादा आप मोमेंटम लगाएंगे उस पर जो है उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स जो है लगेगा। जो अभी मैंने कार का एग्जांपल दिया, कार चालू क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग उसको बहुत देर तक उसके मोमेंटम को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, उसके वेलोसिटी को हम लोग लगातार बढ़ाते जा रहे थे। तो कार का जो मास है वो तो कांस्टेंट है, मतलब m कांस्टेंट हो गया, तो बढ़ कौन सा रहा था, वेलोसिटी बढ़ रहा था, लगातार धक्का दे रहे थे। तो इसी कारण से मोमेंटम में चेंज होने के कारण जो है कार स्टार्ट हो जाता है। तो उसी को न्यूटन ने सेकंड लॉ के फॉर्मेट में बनाया कि मोमेंटम में आप जितना ज्यादा चेंज करेंगे उस पर उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स जो है अप्लाई जो है होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग एक छोटा सा जो है क्या करते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। फिर इसके हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी जो है आपको सॉल्व करके जो है मैं बताऊंगा, जो कि आपके बुक में जो है दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, आपको एक बात समझ में आ गया होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि फोर्स और मोमेंटम क्या है, एक दूसरे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब यह है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी क्या होगा, घटेगा। जैसे किसी चीज की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो उसका डिमांड क्या होता है, घट जाता है। ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जैसे जो छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है तो उसके एज के साथ उसका हाइट भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो एज बढ़ा तो हाइट भी बढ़ा, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब एक बढ़ता है दूसरा घटता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर फोर्स और मोमेंटम के बीच में कैसा रिश्ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो है रिश्ता है। तो अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मास को जो है कंसीडर कर लेते हैं कि उसका जो मास है वो है हमारा m1 है और उसका जो टाइम है वो क्या है, हमारा t1 है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो, रेट की जब भी बात आती है ना तो इसका मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना बदल रहा है। इट मींस मोमेंटम में चेंज को हम लोग अगर डिनोट करते हैं डेल्टा पी से, डेल्टा हमें क्या बताता है, डेल्टा हमें यह बताता है कि मोमेंटम में चेंज हो रहा है। और अगर हमें रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर रेट में से हमको टाइम को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आया आपको? ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी हमको क्या बता रहा है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है,
अब देखते हैं इसके आगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर जो डेल्टा पी है, इस डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन मोमेंटम। मान लेते हैं इनिशियल मोमेंटम हमारा p1 था और फाइनल मोमेंटम हमारा क्या था, p1 था। फाइनल टाइम हमारा t2 था और इनिशियल टाइम हमारा क्या था, t1 था। सपोज हम लोग कुछ देर के लिए जो है ये अज्यूम जो है कर देते हैं। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा कि लेट p1 बी द इनिशियल मोमेंटम एट टाइम t1। किसी t1 टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम था वो हमारा p1 था एंड p2 बी द फाइनल मोमेंटम एट टाइम t2। मतलब पहले जब हमने घड़ी को देखा था किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम p1 था, जब हमने घड़ी को दूसरी बार देखा उस समय हमारा टाइम t2 था और उस समय हमारा मोमेंटम क्या था, p2 था। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज कैसा निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, टाइम में कैसे चेंज करेंगे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो रिश्ता है, अगर इसको आप इक्वल में बदलना चाहोगे तो आपको यहां पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और वो कांस्टेंट मान लेते हैं हमारा k है। ठीक है, आप कांस्टेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब आप क्लास 11-12 में जाएंगे। तो अब यहां पर सपोज k इज इक्वल टू हम लोग 1 रख देते हैं। तो k इज इक्वल टू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1 अपॉन t2 माइनस p1। अब आपको पता है सिंस अभी हमने पढ़ा कि p इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक, तो मास तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम लोग t1 टाइम पे देखें चाहे t2 टाइम पे देखें। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास जो है m है और इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में ये m1 है, यहां जाते जाते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, m2 हो गई। ठीक है, मतलब इसका मोमेंटम, सॉरी ये ऑब्जेक्ट यहां पर देखो स्टेशनरी, अभी मूव करना चालू किया, इसका मोमेंटम p1 है, आगे जाते गए तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, p2 हो गया। तो P1 से P2 के बीच में क्या इस मार्कर का मास चेंज हुआ है क्या, नहीं, इसका मास यहां पर m था, यहां भी इसका मास m है। चेंज किसमें हुआ, मोमेंटम में हुआ है। तो इसीलिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, P2 के जगह जो है क्या लिख सकते हैं, m into v2। v2 क्या है, फाइनल टाइम पर वेलोसिटी, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा m v1। ठीक है, क्या हो जाएगा, v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। यहीं पर आप मेंशन कर सकते हो कि यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी था वो v1 था और t2 टाइम पे वेलोसिटी कितना हो गया, v2 हो गया। टाइम में जो चेंज है उसको तो हम लोग वैसी का वैसी रखते हैं। तो ऊपर से क्या चीज कॉमन निकल रहा है, देखो m, और यहां से क्या निकल रहा है, v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्स का अगला एक फॉर्मूला बन गया। ठीक, अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो v2 माइनस v1 हमें क्या बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। t2 माइनस t1 हमें क्या बता रहा है, चेंज इन टाइम। अब आप याद करो, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ये क्या होता है, हमारा एक्सीलरेशन होता है। सो हमें f इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला मिल गया, मास इनटू एक्सीलरेशन, जो है हमें इसका फॉर्मूला जो है मिल गया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां पर देखिए P इज इक्वल टू m इंटू v होता है। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का चाहे स्टार्टिंग हो चाहे फाइनल पोजीशन हो, मास हमेशा वैसी रहता है, तो बदल कौन सकता है, वेलोसिटी। स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी था वो v1 था, फाइनल वेलोसिटी हमारी v2 थी, इसीलिए p2 की जगह हमने क्या रखा, m इंटू v2 रखा, और p1 की जगह क्या रखा, m इंटू v1 रखा। दोनों से मास कॉमन था तो m हमने कॉमन ले लिया, अंदर में बचा v2 माइनस v1, नीचे में बचा t2 माइनस t1। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे में क्या बता रहा है, चेंज इन टाइम। इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। सिंस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसीलिए इस पूरे ब्रैकेट को हमने किससे एक्सप्लेन कर दिया, a से। तो ये है हमारा फोर्स का क्या है, फॉर्मूला। अब देखते हैं इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो फोर्स का जो यूनिट है ये सेकेंड लॉ किसने दिया था, न्यूटन भाई साहब ने। तो उसी के ऑनर पे जो है हम लोग क्या करते हैं, फोर्स का यूनिट रख देते हैं न्यूटन। अब ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो मास तो हमारे स्केलर है लेकिन एक्सीलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए ये फोर्स जो है ये भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया आपको। ठीक, तो ये हो गया। अब इसका फोर्स के बाद हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं, या अगर आप इसका यूनिट निकालना चाहें
तो एक तो आपका एसआई सिस्टम में यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। इसका एक और यूनिट क्या हो सकता है, मास का क्या होता है, केजी। एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक और यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका यूनिट जो है होता है। ठीक है, अब हमें अगर 1 न्यूटन को जो है डिफाइन करना है तो फोर्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो अगर मैं मास इज इक्वल टू 1 यूनिट कर दूं या 1 केजी कर दूं, ठीक है, और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दूं, तो ये जो फोर्स है यही फोर्स बदल कर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 मतलब 1 न्यूटन। ठीक है, तो यही से 1 न्यूटन कितना भारी चीज होता है ये अगर हमको जानना है। जैसे मैं 1 किलो का, जैसे मैं बोलता हूं कि ये जो मार्कर है ये 1 किलो का है, तो 1 केजी जब मैं बोलता हूं तो आपके दिमाग में एक फोटो छप जाता है कि हाँ 1 केजी इतना भारी को हम लोग बोलते हैं। तो उसी तरीके से 1 न्यूटन कितने बड़े चीज को बोलते हैं। तो देखो 1 न्यूटन वो फोर्स है जो कि 1 केजी के मास में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन क्या कर सकता है, पैदा कर सकता है। मतलब अगर मैं इसको मान लेता हूं ये मार्कर 1 किलो का है, इस 1 किलो में मैं इतना फोर्स लगाऊं जिससे इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या होता है, एक्सीलरेशन अगर क्रिएट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 केजी मास में 1 यूनिट का एक्सीलरेशन पैदा करते। ठीक है, ये रहा आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए इसके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन में भी इसका न्यूमेरिकल जो है आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको न्यूमेरिकल को पहले पढ़ के बता देता हूं एक बार, फिर इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे उसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, छोटा सा न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को देख सकते हैं हम लोग। हाँ मिल गया मुझे। चलो पहला देखो आपको क्या दिया है, द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 kg changes its velocity from 2 meter per second to 3.5 meter per second in a time of 25 second. Find measure of the force applied. तो हमने कितना फोर्स अप्लाई किया वो हमको जो है बताना है। सो देखिए मास कितने का है, 3 किलो का है, लिख लेते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा देता हूं, ये फॉर्मूला हमारे लिए काम का है, इसको नहीं मिटाता हूं मैं, बाकी इधर का मिटा देता हूं। ठीक है, एक वीडियो में अलग से न्यूमेरिकल ही सॉल्व करा दूंगा मैं, एक्सरसाइज का भी और जो एग्जांपल में दिया है उसका भी। ठीक, तो अभी हमें क्या दिया है, देखो हमारा जो मास है वो है 3 kg का। गिवन दैट मास इज इक्वल टू 3 kg। हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है मान लेते हैं v1 है और फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है, v2 है। और टाइम जो हमें दिया है कितने समय में उसकी वेलोसिटी v1 से v2 हो गई है, 25 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी जो है हो गई है। मतलब चेंज इन जो टाइम है वो आपका कितना है, 25 सेकेंड है। और इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है, देखो 2 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, 3.5 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, final velocity is 3.5 meter per second. So by using this force we can calculate the force. मास के जगह हम लोग रखेंगे 3 kg, फाइनल वेलोसिटी है 3.5, इनिशियल वेलोसिटी है ये, और चेंज इन टाइम मतलब 2 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड होने में कितना समय लग गया, 25। मतलब ये टाइम में चेंज आपको दिया है, ये हो जाएगा 3 इंटू यहां से कितना बचेगा 1.5 अपॉन में 25, तो ये हो जाएगा 4.5 को आप क्या करोगे 25 से जो है डिवाइड करोगे। तो जब आप इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 से डिवाइड करने के बाद आपके पास कितना आएगा 0.18 न्यूटन जो है आएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू 0.18 न्यूटन, उस ऑब्जेक्ट पर इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर मैं आपको बुक में जैसा दिया है अगर मैं वैसा इसको लिखना चाहूं तो एक काम करते हैं हम लोग जो है, ये जो फॉर्मूला है ना F इज इक्वल टू m v2 माइनस v1 अपॉन में डेल्टा t, अगर आपका ऐसा दिया है इसको आपको बुक के जैसा देखना है तो आप लिख सकते हो कि लेट किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको हम लोग u से डिनोट करेंगे और उसके फाइनल वेलोसिटी को जो है हम लोग किससे डिनोट करेंगे, v से करेंगे, और चेंज इन टाइम को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, t से।
तो इसी फॉर्मूले का डिजाइन चेंज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा m, v2 के जगह आ जाएगा v, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा u और नीचे में आ जाएगा t। तो यही फॉर्मूला आपको बुक के फॉर्म में जो ये है वैसा कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे आप ये वाला फॉर्मूला से बना सकते हो, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला से बना सकते हो, या ये वाले फॉर्मूले से भी आप बना सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब आगे आने वाले टाइम में फिजिक्स के वीडियोस इस तरीके से आपको मिलते रहेंगे, तो अपने दोस्तों तक जो है इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर करिए। और थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी कर देते हैं। ठीक है, तो बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।